अस्सलाम वालेकुम। मैं राशिद की अदबी दुनिया में हम आपके सामने लेकर के आए हैं किताब ज़फ़र गानवी बीच का वर्ग के तनासुर में, जिसके मुरत्तिब हैं जनाब ज़बीर अहमद। इस किताब से कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ। नई कहानी। इस जहन की कहानी जो आज के इक़्तिसादी, सियासी और समाजी तकाज़ों का रद्द अमल है, इस शख्स के लिए नाकाबिल फ़हम है जिसका जहन मुफलिस आज का होते हुए भी असली नज़रियात की पेचीदगियों के तज़किया से कासिर है। वो बेचारा क्या जाने कि आज इंटरनेशनलिज़म के चक्कर में कौवे भी अपनी चाल भूल गए। वो मासूम इससे भी वाकिफ़ नहीं कि इक़्तिसादी बहरान के नताइज कितने ख़तरनाक हो सकते हैं और ये कि मौजूदा हिंदुस्तान क्या है और कहाँ है। ऐसे में कलम के क्या तकाज़े हैं और इससे कलमकार किस तरह ओहदा बर आ हुआ है। अलामतें जुज़वी और कुल्ली कहाँ बनी और कहाँ बिगड़ गईं। कहने का अंदाज़ कब कैसा होगा। खुरदरापन कब आर्ट की लताफत का अमीन हो जाता है। और ये सारा कुछ आज ऐसा क्यों है। मेरी कहानियाँ यही कुछ हैं। मुझे नहीं मालूम कि उन पर किस तरह के लोग किस नौइयत के तजुर्बे फरमाएंगे, लेकिन मेरे लिए उर्दू के वही नाक़िद अहम हैं जो बैनुल अक़वामी अदबी, सियासी और समाजी नज़रियात व अक़दार की ख़ामियों से आगाह हैं और जिन्होंने खुलूस दिल के साथ इसी पस मंज़र में नई कहानी के आर्ट को समझने की कोशिश भी की है। ज़फ़र गानवी। मेरा ईमान है कि दुनिया के लिटरेचर में इतनी ताकत है कि वह नस्ल इंसानी की मुसीबत की घड़ियों में उसकी मदद कर सके। उसमें इतनी ताकत है कि मुतअस्सब लोगों और फ़रीक़ों के नज़रियात से क़ता नज़र बनी नौ इंसान की मदद की ज़िम्मेदारी संभाल सके। आलमी अदब को ये कुदरत हासिल है कि एक ख़त्ता के तजुर्बात का निचोड़ दूसरे ख़त्ता तक पहुँचा सके, जिससे एक कौम दूसरी कौम की सही तारीख़ को ठीक और वाज़ेह तौर पर तफ़हीम व इदराक को इस शिद्दत के साथ बावर कर सके कि उसे यूँ महसूस हो जैसे ये सब कुछ उसके अपने साथ गुज़रा है और इस तरह शायद वो पुरानी दर्दनाक गलतियों के इआदा से बच जाए। अलेक्जेंडर रसूल्स एनिस्टिन, अमेरिकन रिपोर्टर, सफ़ा 5, मौरख़ा 6 अक्टूबर 1972 ईस्वी। इंट्रामोरूस अफसाना। नंगापन। तुम्हारे सामने कोई और नहीं है, तुम अपने ही सामने नंगे हो। तुमने कुछ देर पहले मुझे भी इसी तरह देखा और मैंने महसूस किया था मैं खुद अपने ही सामने नंगा था। ये जो तुम मुझे देख रहे हो, मैंने एक आवाज़ सुनी, बहुत ही धीमी और दूर से आती हुई। ये जो तुम मुझे देख रहे हो। आवाज़ कुछ करीब हुई, आवाज़ करीब होती चली गई और फिर मेरी बाएं पैर के तलवे में किसी बिच्छू ने टंक मार दिया और रगों में शोले तैरने लगे। मेरा एक नाखून जलने लगा और मेरे कपड़ों में आग लग गई। ऐसे में मुझे हर एक लिबास उतार कर फेंक देना पड़ा और फिर यूँ हुआ कि मैंने ब्लेड से पूरे जिस्म की खाल भी उतार फेंकी। उसी वक्त मुझे अपने खून का, अपनी आग का सही रंग मालूम हुआ। ये रंग वो नहीं था जो किसी और का था। ये रंग सारे रंगों से मुख्तलिफ था। ये न खाली सुर्ख था और न मटियाला सुर्ख। ये जो तुम मुझे देख रहे हो। आवाज़ फिर उठी और मैंने देखा कि मेरे लिबास से, कि जिसका रंग बेहद मुनफरिद और असली था,
जिसका मुझसे इस वक्त कोई ताल्लुक़ नहीं था, जो मुझसे 1 गज के फासले पर कुछ इस तरह रखा हुआ था कि मैं में मुस्कुरा पड़ा हूँ। आवाज़ आ रही थी, ये जो तुम मुझे देख रहे हो। और मैं सोच रहा था कि मैं उस लहकते हुए गोश्त और हड्डियों के पंजर में हूँ या इस चमड़े के लिबास में जो मैंने अपने जिस्म में इलादा कर दिया और जो मुझसे मुखातिब है। पता नहीं वो मुझसे क्या चाहता। शायद वो मुझे ये बताना चाहता हो कि मैं कहाँ हूँ, किस में हूँ। मैंने पहली बार उसका जवाब दिया, हाँ मैं तुम्हें देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, तुम मेरे लिबास हो, तुम मेरी पोशाक हो। नहीं, मैं तुम्हारी ताकत हूँ। पागल हो गए हो? मेरे पास इस वक्त भी मेरी हड्डियाँ हैं, मेरा खून है, मेरा दिमाग है, और तुम्हारे पास? ठीक है, लेकिन मैं किसी और मौके पर तुम्हें बता दूंगा कि मेरी ताकत क्या है। जब वो मेरे सवाल को टाल गया तो मुझे बड़ा अजीब लगा तो मुझे नज़रअंदाज कर रहा है और उसकी नज़रों में मेरी अहमियत सिफर के बराबर है। शायद मैं चाह रहा था कि वो कुछ और कहे तो जवाब में मुझे अपनी अहमियत जताने का मौका मिल सकेगा, लेकिन उसने अपने होंठ सी लिए और उसकी आंखें मुझे बहुत देर तक घूरती रहीं, ऊपर से नीचे तक। फिर उसमें एक हरकत हुई, चमड़े का खोल फूलने लगा। जब उसमें हवा भर गई तो वह अपने बदन को सुकेड़ता हुआ उठा। उसने मेरे कपड़े पहने और कुर्सी पर बैठ गया। तभी मैं चीख पड़ा, वो तुम नहीं हो, वो मैं हूँ, वही मैं हूँ। उसने मुस्कुराते हुए मुझे कुछ इस तरह देखा कि मैं समझ ही नहीं सका कि उसकी मुस्कुराहट में जहर है या खून था। हाँ, इतना ज़रूर हुआ था कि मैंने पहली बार ख़ुद को नंगा महसूस किया था और एक जवान शख्स दूसरे जवान शख्स की हर एक चीज़ को देख रहा था। वो मेरे इस एहसास तक पहुंच गया और कहने लगा, तुम्हारे सामने कोई और नहीं है, तुम अपने ही सामने नंगे हो। तुमने कुछ देर पहले मुझे भी इसी तरह देखा था और मैंने इसको महसूस तक नहीं किया था कि मैं खुद अपने ही सामने नंगा था। वक्फे के बाद उसने दूसरी बात कही, तुमने कभी किसी दूसरे जवान नंगे जिस्म को दिन के उजाले में देखा है? तुम क्या बकवास करने लगे? तुमने नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा है। किसको? ये तुम भी जानते हो। वो मुझे बेसरोपा बातों में उलझाए रखना चाहता था और मैं उकताहट और बेचैनी की कैफियत के साथ टेबल बाज को पकड़ना चाह रहा था। 11:30 बज चुके थे और 11:45 बजे तक मुझे तैयार हो जाना था, क्योंकि नीली आने वाली थी और उसके साथ मुझे शॉपिंग के लिए जाना था। इसलिए मुझे उससे दरख्वास्त के अंदाज में बात करनी पड़ी, हुज़ूर आली, आप कपड़े उतार कर अपने खोल की हवा निकाल दीजिए। मुझे 15 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाना है कि नीली आने वाली है और आपको शॉपिंग के लिए जाना है। क्यों, है ना यही बात? भाई तुम तो जानते हो फिर भी देर कर रहे हो। वो मुस्कुरा रहा था। इस कदर परेशान क्यों हो रहे हो? मैं चला जाऊंगा, नीली के साथ तुम यहीं रहना। मुझे गुस्सा आ गया। तुम कौन होते हो उसके साथ जाने वाले? वो मेरी है, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता? उसके बावजूद वो पुरसकून रहा। लेकिन कुछ देर पहले तुम तो खुद ही कह चुके हो कि मैं नहीं हूँ बल्कि तुम हो। फिर इसमें कौन सी कबाहत है? ये सब फ्रॉड है। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहे हो। बोलो, तुम्हें मेरे चमड़े की एवज़ क्या चाहिए? नीली, तुम कमीने और ज़लील कुत्ते हो। और 15 मिनट भी ज़ाया हो ही गए। नीली ने दस्तक दी तो मैं ही कवाड़ खोलने के लिए लपका, लेकिन उसी में मुझे अपनी बेबसी के एहसास ने रोक लिया और अपनी जगह वापस आ गया। फिर वो उठा, उसने कवाड़ खोले
नीली कमरे में दाखिल होते ही उसकी बाहों में झूल गई। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा, फिर भी मैंने नीली को बहुत ही मीठे लहजे में मुखातिब किया। ये जो तुम उसको देख रही हो ना, ये जो तुम मुझे देख रही हो ना। नीली ने पहले मुझे देखा, फिर उसको, और जब उसने मुझे फिर गौर से देखना चाहा तो उसकी चीख निकल गई और बेहोशी की सी कैफियत उसकी आंखों से छांकने लगी। मैं देखता रहा। उसने नीली को अपनी आगोश से निकालकर फर्श पर लेटा दिया और बगल में रखी हुई सुराही से चुल्लू में पानी लेकर उसके चेहरे पर ज़ोर ज़ोर से छिड़कने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने होंठ खोलने और बंद करने लगी, यहाँ तक कि जब उसके हवास पूरे तौर पर ठिकाने आ गए तो उसने मुझे नए सिरे से देखना शुरू किया। वो शायद कुछ पूछना चाह रही थी। उसके जहन में उस वक्त बहुत सारे सवालात होंगे। वो मुझसे सब कुछ पूछ सकती थी, लेकिन वह बग़ैर चमड़े के जिस्म की अज़ली सुर्खी से, जिसका अपना रंग था, वो कुछ पूछते हुए डर रही थी। पता नहीं क्या है और कौन है। उसके चेहरे पर अब भी खौफ की जर्दी का असर नुमाया था और उसकी आंखें जल्दी जल्दी झपक रही थी और वो उसके दोनों बाजुओं को मजबूती के साथ कुछ इस तरह पकड़े हुए था कि जैसे नीली के लिए वही सब कुछ हो, वही उसका अपना हो। दूसरी तरफ मैं था और वो मुझे पहचानने में दुश्वारी महसूस कर रही थी, जैसे ड्रेनेज में फेंका हुआ कोई नाजायज़ बच्चा। ऐसे में नीली के सामने मुझे एक बार फिर वजाहत करनी पड़ी। ये जो तुम मुझे देख रही हो ना, वो मैं हूँ, तुम्हारा अपना। और ये जो तुम उसको देख रही हो ना, वो मैं नहीं हूँ। जब मैं बोल चुका तो उसने भी बिल्कुल यही बात दोहरा दी। ये जो तुम मुझे देख रही हो ना, वो मैं हूँ, तुम्हारा अपना। और ये तुम जो उसको देख रही हो ना, वो मैं नहीं हूँ। इसके बावजूद नीली मुतहय्यर थी कि उन दोनों में दरअसल मैं कौन हूँ। इतने में वो आगे बढ़ा। उसने उसके सारे कपड़े उतार डाले, एक एक करके सारे कपड़े। उसने किसी तरह की ना कोई मज़ाहमत की और न बुरा माना। उसकी वजह शायद ये थी कि उस पर बेइंतहा खौफ तारी था। वो लरसती रही और कांपती रही। फिर उसने सामने टेबल पर से ब्लेड उठाया और नीली की खाल उतारने लगा, ऊपर से नीचे, आगे से पीछे। ये सब कुछ मैं अपनी आँखों से किस तरह देख सकता था, इसलिए मैंने अपनी आँखें बंद कर ली। जब मैंने अपनी आँखें खोली तो नीली अपने कपड़ों में मलबूस थी और मुस्कुरा रही थी। उसका हड्डी और गोश्त का सुर्ख बदन मेरे सामने कुछ इस तरह पड़ा हुआ था जैसे खाल उतारी हुई फरबा मेंढी। उसके देखकर मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ और उसके बाद ही मैंने उसको नीली के साथ शॉपिंग के लिए जाने की इजाज़त दे दी। तो दोस्तों, अभी आप ऐसे नाशिद किया था कि दुनिया में किताब ज़फ़र उगानवी बीच कबर के तनाजुर में से एक अफ़साना सुन रहे थे, जिसका उन्वान था इंट्रामोरोस। इस अफ़साने की तज़किया जो किया है, इसमें एक नाम है प्रोफेसर शारिक रुदालवी का। और दूसरा नाम है प्रोफेसर अफसा ज़फ़र का। और इंट्रामोस का तीसरा तज़किया किया है प्रोफेसर अनीस अशफाक ने। तो ये इस अफ़साने के 3 तज़किया निगार हैं।
उनके तज़किया को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये किताब की कीमत 400 रुपये है। कुछ आप ख़रीद करके पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। तो इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलते हैं आप किसी प्रोग्राम में, फिर हाज़िर होंगे किसी अगली कहानी को लेकर के इसमें से। लेकिन तज़किया निगारी के लिए या तज़किया निगार को पढ़ने के लिए आपको ये किताब ख़रीदनी होगी, जिसकी कीमत 400 रुपये है और जिसे शाये किया है मदीहा पब्लिकेशन ने कोलकाता से। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं आप किसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एस एम राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफ़िज़।